हाँ जी, नमस्कार। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर। आज का जो टॉपिक है प्लेन टेबल सर्वे है, जिसको समपटल सर्वेक्षण भी कहते हैं। प्लेन टेबल सर्वे कार्टोग्राफी का एक छोटा सा आपका प्रैक्टिकल का जो पार्ट है, एक सर्वे दे रखा है। ग्रेड फर्स्ट के अंदर की बात करते हैं, नेट जीआरएफ में भी है, असिस्टेंट प्रोफेसर में भी है ये सिलेबस में। वैसे तो ये जो प्लेन टेबल सर्वे होता है वो प्रायोगिक रूप से जब अपन धरातल पे करते हैं, उपकरणों के साथ करते हैं, तो ये अच्छे से समझ में आता है। लेकिन यहाँ पे आपके थ्योरी के अंदर ये सिलेबस के अंदर ये दे रखा है। पिछली बार जो भर्ती परीक्षा हुई ग्रेड फर्स्ट के अंदर, उसी के अंदर इसको जोड़ा गया है। अब दुर्भाग्य की बात यह है कि 2022 वाली जो एग्जाम थी उसमें सिलेबस में प्लेन टेबल सर्वे को ऐड किया गया। उससे पहले तक स्कूल एजुकेशन का जो सिलेबस था आरबीएससी का, उसके सिलेबस में प्लेन टेबल सर्वे 12th वाले बच्चों को करवाना होता था। लेकिन जब से आरपीएससी ने सिलेबस में ऐड किया है, तब से वहां से 12th वाले जो सिलेबस है उसमें से प्लेन टेबल सर्वे को हटा दिया गया है। तो जब पहले आप लोगों को सिलेबस में नहीं पढ़ना था एग्जाम वाले में, ग्रेड फर्स्ट वाले में, तब आप लोगों को बच्चों को करवाना था। लेकिन अब सिलेबस में है, बच्चों को नहीं करवाना। तो जब भी आप लेक्चरर बन जाओगे उसके बाद में आपको ये प्रैक्टिकल नहीं करवाना है। अब तक तो चलता आ रहा था, लेकिन अब नहीं करवाना है। लेकिन फिर भी एग्जाम के दृष्टिकोण से ये महत्वपूर्ण है। एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है और इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे, कोशिश करेंगे कि बहुत अच्छी तरीके से समझाया जाए। और जो इसके उपकरण हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, और इसके जो मेथड हैं, जो प्लेन टेबल सर्वे की जो विधियां हैं वो इंपॉर्टेंट है। कुछ उपकरण हैं उनको मैं आपको दिखाऊंगा भी, उपकरण को दिखाऊंगा भी, डायग्राम में भी समझाऊंगा। तो बहुत सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। तो जो मेरा पहली बार यूट्यूब चैनल देख रहे हैं ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर, वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक किया करो, शेयर किया करो, कमेंट भी किया करो। और जो मेरा टेलीग्राम है वो भी ज्योग्राफी बाय गढ़वाल सर है, उसमें इसकी पैनल की पीपीटी है वो मैं शेयर कर दूंगा, वहां से आप लोग और रीड कर सकते हो। तो चर्चा करते हैं प्लेन टेबल सर्वेक्षण की, है ना। समपटल सर्वेक्षण बोलते हैं इसको, या हिंदी में समपटल सर्वेक्षण बोल दो, इंग्लिश में प्लेन टेबल सर्वे बोल दो, एक ही बात है। तो एक छोटा सा सर्वे है ये, बहुत छोटे क्षेत्रों के लिए लघु मापनी पे ये सर्वे किया जाता है। इसके अंदर सर्वे और जो डायग्राम बनता है दोनों साथ साथ बनता है। और जैसे चेन एंड टेप सर्वे के अंदर देखे या थियोडोलाइट में देखे, उसमें पहले सर्वे किया जाता है, फिर उसका डायग्राम अलग से बनाया जाता है। इसमें दोनों काम साथ साथ हो जाते हैं। तो ये एक छोटे क्षेत्रों के लिए, लघु मापनी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसको बहुत ही सरल भाषा में समझाने का प्रयास करेंगे। देखो, समपटल सर्वेक्षण छोटे पैमाने का मानचित्र बनाने का कार्य किया जाता है। जैसे स्कूल का ग्राउंड हो गया, है ना, कोई गांव हो गया, है ना, उनका जो मानचित्र बनाया जाता है वो प्लेन टेबल सर्वे के द्वारा बनाया जाता है। मैं इसको थोड़ा सा अलग भाषा में आपको समझाने का प्रयास करूंगा कि जो भूगोल के विद्यार्थी होते हैं उनको धरातलीय दूरी को मानचित्र पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, ये मानचित्र की दूरी को धरातल पर कैसे प्रदर्शित किया जाता है, किस तरीके से रेखाएं खींची जाती हैं, किस तरीके से उत्तर दिशा का निर्धारण होता है, किस तरीके से समतलीकरण करना, ये सर्वे सिखाता है कि कैसे क्या होना चाहिए। और भूगोल के विद्यार्थियों को ये सर्वे आना भी चाहिए, है ना। तो जो समपटल सर्वेक्षण है, छोटे पैमाने के मानचित्र बनाने का कार्य किया जाता है, इंपोर्टेंट है, छोटे पैमाने के मानचित्र बनाने का कार्य किया जाता है। यह है सर्वेक्षण की रेखीय विधि है, ठीक है। रेखाएं खींची जाती हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट होता है, रेखाएं खींची जाती है, जिसमें क्षेत्र में अवलोकित मापों एवं ड्राइंग शीट पर मानचित्र का कार्य दोनों साथ साथ किया जाता है। यानी धरातल पे दूरियों को मापा जाता है, साथ में ही जो ड्राइंग शीट होती है, प्लेन टेबल के ऊपर जो ड्राइंग शीट रखी जाती है, कागज रखा जाता है, अपन जैसे देसी अंदाज में बोल दे, जो चार्ट होता है व्हाइट कलर का, उसको रखा जाता है। तो दूरी का मापन भी साथ साथ होता है, और चार्ट पे जो मानचित्रण का कार्य होता है वो भी साथ साथ होता है। इसलिए थोड़ी सी ये सरल है, सुविधाजनक है। तो ये रेखीय विधि है जिसमें अवलोकित मापों यानी धरातल पे जो माप ले रहे हैं और ड्राइंग शीट पर जो उस माप को अपन आलेखित कर रहे हैं, दोनों कार्य क्या होते हैं इसके अंदर साथ साथ होते हैं। अब इसके जो उपकरण है वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उपकरण के बारे में आप लोगों को याद होना चाहिए। तो जो इसके उपकरण है बात करते हैं, बहुत सारे हैं। जैसे समपटल है, ठीक है, साथ में इसको त्रिपाद स्टैंड होता है। एक होता है दर्श रेखक, जिसको एलिडेड बोलते हैं, ध्यान रखना, एडिलेड नहीं बोलते, एडिलेड शहर का नाम है। ये क्या है, एलिडेड, क्या है, एलिडेड, ठीक है।
ट्रप कंपास होता है, स्प्रिट लेवल होता है, चिमटा व साउल पिंड होता है, सर्वेक्षण दंड जिसको रेंजिंग रोड बोलते हैं, दूरी मापने के लिए जो फीता होता है, जो अपने सामान्यतः घर में फीता होता है लंबी दूरी मापने के लिए, तीर आलपिन जैसे इसके अंदर उपकरण होते हैं। शुरू के जो 4-5 उपकरण हैं ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो जैसे बात करते हैं समपटल पट, ठीक है, और त्रिपाद स्टैंड, फिर है दर्श रेखक या एलिडेड, ट्रप कंपास, स्प्रिट लेवल, चिमटा व साउल पिंड, है ना। साउल पिंड वही है जो अपने घर में कारीगर आता है ना काम करने के लिए, जो लेवलिंग करता है। ऐसे दीवार खींच रहे हैं तो दीवार खींचते हैं तो भाई दीवार सीधी आ रही है कि नहीं आ रही है ना, केंद्रीकरण करने के काम में आता है। वैसे इस प्लेन टेबल सर्वे में वही साउल पिंड है ये, ठीक है। सर्वेक्षण दंड रेंजिंग रोड है, इसकी भी अपन चर्चा करेंगे। तो एक एक की चर्चा करते हैं। समपटल पट या त्रिपाद स्टैंड, ठीक है। त्रिपाद जो स्टैंड होता है उसके 3 टांग होते हैं, 3 पैर होते हैं, और त्रिपाद स्टैंड अलग होता है, समपटल पट अलग होता है, दोनों को कसा जाता है। फिर सामूहिक रूप से इसको क्या बोल दिया जाता है, समपटल पट तथा त्रिपाद स्टैंड। जैसे मैं आपको डायग्राम के द्वारा भी समझाता हूं, ये है समपटल पट एवं त्रिपाद स्टैंड, समपटल पट एवं त्रिपाद स्टैंड। देखो ये वाला है, ये देखोगे आप, दिख रहा है आप लोगों को, ये समपटल पट है, ठीक है। लकड़ी का बना हुआ होता है, सामान्यतः चीड़ की लकड़ी का बना हुआ होता है, ये अलग होता है। त्रिपाद स्टैंड है ये वाला, इसके 3 पैर होते हैं, सामान्यतः ये भी लकड़ी का बना होता है, लेकिन इस टाइम पे ये लोहे वगैरह का भी बनकर आने लग गया है ना। सामान्यतः लकड़ी का बना हुआ होता है, ये दोनों अलग अलग होते हैं। और इसके नीचे देखोगे आप, इनको जोड़ने के लिए यहाँ पे एक स्क्रू होता है, और जो प्लेन टेबल होती है उसके नीचे एक छिद्र होता है जिसको दुर्हाग्र छिद्र कहते हैं। इंपोर्टेंट एग्जाम में आ सकता है, दुर्हाग्र छिद्र कहते हैं। तो उस टेबल को रख के, जो त्रिपाद स्टैंड है ये वाला, ये टेबल है, त्रिपाद स्टैंड है, इसको यहां से कस दिया जाता है। तो इस तरह का जो होता है उसको त्रिपाद बोलेंगे, ये समपटल पट बोलेंगे। ये लकड़ी का बना हुआ होता है, ध्यान रखना। ये सामान्यतः ये तो लकड़ी का ही बना हुआ होगा समपटल पट, जो ये त्रिपाद स्टैंड है वो लकड़ी का भी हो सकता है और लोहे का भी हो सकता है ना। तो जो त्रिपाद स्टैंड है इसके बारे में अपन चर्चा करते हैं। कुछ नहीं है, सिंपल सा है, कोई खास नहीं है इसमें, लेकिन एक क्वेश्चन यहां से बन सकता है, ग्रेड फर्स्ट के अंदर आ सकता है ना। और मैं एक सजेशन और देना चाहूंगा, अगर इससे रिलेटेड आपको कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है एग्जाम में, ध्यान देना मेरी बात पे, अगर कोई कुछ भी समझ में नहीं आ रहा तो उस क्वेश्चन को छोड़ ही देना, उसमें माथापच्ची करने की जरूरत नहीं है, वहां से क्वेश्चन गलत हो जाएगा, है ना। क्योंकि अपन इसकी इंपॉर्टेंट चीजें पढ़ रहे हैं, ठीक है। आपको प्रैक्टिकल के रूप में इस चीज का अनुभव नहीं है, हालांकि जिन लोगों ने 12th में कर रखा है उनके लिए फायदेमंद है, बहुत आसानी से समझ में आ सकती है। तो प्लेन टेबल या त्रिपाद स्टैंड, ठीक है। प्लेन टेबल सर्वेक्षण का एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसके देखो 2 अंग होते हैं, मैंने बताया। कितने अंग होते हैं? 2। एक होती है प्लेन टेबल जिसको आरेख पट बोलते हैं या ड्राइंग बोर्ड बोलते हैं, इसी के ऊपर चार्ट रखा जाता है या कागज रखा जाता है जिसपे मानचित्रीकरण का कार्य किया जाता है। दूसरा होता है त्रिपाद स्टैंड। क्या होता है? त्रिपाद स्टैंड। डायग्राम के द्वारा मैंने बताया आप लोगों को। अब प्लेन टेबल 3 प्रकार का होता है, ये आ सकता है एग्जाम में, आएगा तो यहीं से ही। प्लेन टेबल 3 प्रकार का होता है। एक तो होता है साधारण प्लेन टेबल जिसको बोलते हैं चक्रमण प्लेन टेबल, ये याद होनी चाहिए आप लोगों को। साधारण प्लेन टेबल जिसको बोलते हैं चक्रमण प्लेन टेबल। दूसरा होता है जॉनसन प्लेन टेबल, जॉनसन नामक व्यक्ति ने बताया इसलिए इसको जॉनसन प्लेन टेबल बोल देते हैं। तटीय सर्वेक्षण प्लेन टेबल, तटीय सर्वेक्षण नाम से पता लग रहा है, तट वाले इलाकों में सर्वेक्षण करने के लिए तटीय सर्वेक्षण प्लेन टेबल। तो जो प्लेन टेबल है वो 3 प्रकार की है, साधारण, चक्रमण, जॉनसन और तटीय सर्वेक्षण प्लेन टेबल, ठीक है। अब जो सामान्यतः यूज में ली जाती है वो साधारण या चक्रमण प्लेन टेबल यूज में ली जाती है ना। देखो साधारण या चक्रमण प्लेन टेबल छोटी मापने वाले मानचित्रों में इसका उपयोग किया जाता है। ध्यान रखना, मापनी जरूर याद रखना है, छोटी मापनी। ये प्लेन टेबल सर्वे है, छोटे क्षेत्रों के लिए किया जाता है, बड़े क्षेत्रों के लिए नहीं किया जाता। इसकी जो मोटाई, इसके सामान्यतः चीड़ की लकड़ी का बना हुआ होता है। इसकी मोटाई होती है वो 2.5 सेंटीमीटर होती है। मोटाई होगी वो कितनी होगी? 2.5 सेंटीमीटर होती है। हालांकि पूछता नहीं है लेकिन थोड़ा सा जानकारी होना चाहिए। इसकी लंबाई चौड़ाई सामान्यतः 40-30 सेंटीमीटर, 45-30 सेंटीमीटर, 45 से 45 सेंटीमीटर, 60 से 60 सेंटीमीटर होती है। अलग अलग रेंज में आता है ये, 30 से 45, 45 से 45, है ना।
45 से 30 है ना, 60 से 60 सेंटीमीटर के होते हैं लंबाई और चौड़ाई के। आरेख पट के मध्य में नीचे की ओर पीतल, ये इंपॉर्टेंट, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। आरेख पट के मध्य में नीचे की ओर पीतल धातु है, पीतल और एल्यूमिनियम की एक गोल प्लेट होती है जिसको दुर्हाग्र प्लेट कहते हैं। क्या कहते हैं? दुर्हाग्र, पियोट प्लेट बोलते हैं ना, दुर्हाग्र प्लेट कहते हैं। आरेख पट को लगभग 1.5 मीटर त्रिपाद स्टैंड में इसको कसकर प्रयोग में लाया जाता है। जो टेबल होती है, प्लेन टेबल होती है, उसके नीचे आप देखोगे, जैसे मान लीजिए ये प्लेन टेबल है, अब मैं डायग्राम के द्वारा भी बताऊंगा। ये जैसे मान लीजिए नीचे वाला पार्ट है, ये नीचे वाला पार्ट है, तो इसके अंदर गोल कलर की पीतल या एल्यूमिनियम की एक प्लेट होती है और उसके अंदर छिद्र होता है ना, जो त्रिपाद स्टैंड होता है उसका जो स्क्रू होता है उसके अंदर कसा जाता है। तो ये जो छिद्र होता है प्लेन टेबल के अंदर, इसको क्या बोलते हैं? दुर्हाग्र क्षेत्र। मैकेंडर का नाम बताया आप लोगों को, मैकेंडर ने भी पियोट एरिया की बात की है, दुर्हाग्र क्षेत्र की बात की है ना। तो ये वो वाला दुर्हाग्र प्लेट है, नाम दिया गया है दुर्हाग्र प्लेट, है ना। और 1.5 मीटर त्रिपाद स्टैंड के नीचे इसको कस दिया जाता है। जैसे बात करते हैं अपन, ये है ना, ये अपनी प्लेन टेबल है, ठीक है। अब आप इसके नीचे देखोगे, यहां पे इसका जो नीचे वाला पार्ट है उसके अंदर वो प्लेट लगी हुई होती है और ये जो त्रिपाद स्टैंड है उसके अंदर स्क्रू होता है कसने का, तो उस दुर्हाग्र क्षेत्र के अंदर कस दिया जाता है। तो ये दोनों क्या हो जाते हैं? टाइट हो जाते हैं, मतलब ये इसके ऊपर सेट हो जाता है। तो ये प्लेन टेबल है, त्रिपाद स्टैंड है, सामान्यतः चीड़ की लकड़ी का बना हुआ होता है, अलग अलग साइज के होते हैं। ये साधारण प्रकार की जो है प्लेन टेबल है, इस तरह की। दूसरी होती है वो जॉनसन प्लेन टेबल है। इस टेबल का आविष्कार विलार्ड डी जॉनसन ने किया है, पूछ सकता है। जॉनसन टेबल है, इसलिए इसे टेबल को जॉनसन टेबल भी कहते हैं। जॉनसन टेबल का उपयोग ऊंचे नीचे अर्थात उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों के लिए उपयोग में लाई जाती है। जो ऊंचे नीचे है, पथरीली जगह है। अब देखो, जो साधारण जो प्लेन टेबल होती है उसके आप जो त्रिपाद स्टैंड है, अपन सीधे भाषा में बोले 3 टांग है, उसके 3 पैर है, तो वो क्या है, तो समतल जगह होती है उसमें तो वो सही सेट हो जाती है। लेकिन जैसे मान लो कोई उबड़ खाबड़ जगह है ना, कोई पथरीली जगह है, वहां पे सेट नहीं होती, तो वहां पे किसका उपयोग करते हैं? जॉनसन प्लेन टेबल का। पूछ सकता है जॉनसन प्लेन टेबल का उपयोग किन क्षेत्रों के अंदर किया जाता है? तो ऊंचे नीचे था उबड़ खाबड़ वाले क्षेत्रों के लिए किया जाता है। तीसरी है तटीय सर्वेक्षण टेबल। इस टेबल का उपयोग त्रिभुजन विधि से अपेक्षाकृत बड़े क्षेत्रों के लिए अति शुद्ध सर्वेक्षण के लिए काम में लिया जाता है। सामान्य तो जो अपने काम में आती हैं, विद्यालय में जो सर्वे करते हैं, वो साधारण प्लेन टेबल होती है। और जो जॉनसन प्लेन टेबल है वो उससे थोड़ी उन्नत रूप की है, साधारण से उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए, ऊंचे नीचे वाले क्षेत्रों के लिए यूज में ली जाती है। और अगर थोड़ा सा और बड़ा क्षेत्र हो गया है तो उसके लिए कौन सी विधि काम में लेते हैं, कौन सी टेबल काम में लेते हैं? तटीय सर्वेक्षण टेबल काम में लेते हैं। दूसरा जो इसका उपकरण है दर्श रेखक, इसको इंग्लिश में बोलते हैं एलिडेड। एडिलेड नहीं बोलेंगे, एडिलेड ऑस्ट्रेलिया का शहर है। दर्श रेखक एलिडेड, क्या बोलते हैं? एलिडेड। इसको मैं आप लोगों को दिखाऊंगा भी यहाँ पे एलिडेड कैसा होता है। दर्श रेखक बोलते हैं इसको। ये वाला जो पार्ट है आप देख रहे हैं, ये छोटा सा उपकरण है, यंत्र है, तो ये एलिडेड है, ठीक है। दर्श रेखक बोलते हैं। यहां से क्वेश्चन बन सकता है, इसके बारे में आप लोगों को जानकारी होनी चाहिए। पहले इसका थ्योरी वाला पार्ट देखते हैं। एलिडेड की सहायता से 2 स्टेशनों के मध्य की दृष्टि रेखा की दिशा में ड्राइंग शीट पर रेखा या किरण खींची जाती है, अर्थात दर्श रेखक के द्वारा टेबल से लक्ष्य को देखा जाता है, लक्ष्य को देखा जाता है। जैसे मान लीजिए ये कोई स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है। यहां पे अपन ने टेबल सेट कर ली, ठीक है। ये इसके 3 टांग हो गए, टेबल सेट कर ली। टेबल सेट करने के बाद में ये जो रेड वाला है, सॉरी व्हाइट वाला है, ये अपना जैसे मान लीजिए चार्ट है या प्लेन कागज है जो इसके ऊपर रखा हुआ है। अब मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। आपको इसके अंदर ध्यान रखना आरएफ दिया हुआ होता है, उसी के अनुसार जब अपन मापनी पढ़ रहे थे, मापनी पढ़ी ना अपने, जो मापनी प्रदर्शित करने की विधियां हैं, ठीक है, वो कई प्रकार की हैं। और उसमें भी आप देखोगे एक आलेखी या ग्राफिकल विधि है, डायग्राम के द्वारा बनाया जाता है। तो वो यही बनता है, मुख्य भाग, गौण भाग, ठीक है, प्राथमिक मापनी, द्वितीयक मापनी, है ना, साधारण मापनी, तुलनात्मक मापनी, वर्नियर मापनी, विकिरण मापनी, है ना, सारी विधियां हैं। तो इसके अंदर ज्यादातर साधारण मापनी का यूज किया जाता है। आरएफ दिया हुआ होता है और यहाँ पे मापनी बनाई जाती है ना।
आलेखीय ग्राफी विधि में। अब इसमें क्या होता है, जैसे मान लीजिए यहां से यहां तक की दूरी देखनी है, इसे मान लीजिए कोई पेड़ है या कोई पोल है, क्या है, पोल है, स्कूल का ग्राउंड है, ठीक है। अब यहां से दूरी देखनी होती है, तो लक्ष्य को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, ऑब्जेक्ट को देखने के लिए किसका उपयोग करते हैं, एलिडेट का। किसका करते हैं, एलिडेट का, जिसको बोलते हैं दर्श रेखक। क्या बोलते हैं, दर्श रेखक। अब देखो इसके दो फलक हैं यहाँ पे, कितने फलक हैं, इसके दो फलक हैं यहाँ पे। एक ये फलक है जो मुड़ सकते हैं ऐसे, दूसरा ये फलक है, ये भी मुड़ सकता है, दोनों फलक इसके मुड़ सकते हैं, ध्यान रखना है। ये इसके दो फलक होते हैं, दोनों फलक मुड़ सकते हैं। जैसे इसको डायग्राम के द्वारा भी मैं समझाऊं आपको, यहाँ पे डायग्राम भी देख सकते हो आप, ये वाला दिख रहा है आप लोगों को, अच्छे से दिख रहा होगा, है ना। इसके दो फलक होते हैं ना, और इसको ऑब्जेक्ट को देखने के लिए काम में लिया जाता है। किसके, टेबल पे रखे ऑब्जेक्ट को देखा जाता है। जैसे एक आंख बंद करके देखते हैं, जैसे अपन गोली को, बंदूक वगैरह, गोली वगैरह चलाते हैं लक्ष्य को भेदने के लिए। इसके अंदर दो फलक होते हैं। कितने फलक होते हैं, दो फलक होते हैं। अब आप देखोगे दोनों फलकों में एक फलक को जहां से आंख से देखा जाता है, ऐसे आंख से देखा जाता है, उस फलक को बोलते हैं आई। क्या बोलते हैं, आई फलक बोलते हैं, ये आई वेन बोलते हैं। जैसे यहां लिखा हुआ है आई वेन, ठीक है, यहां पे लिखा हुआ है आई वेन, यहां पे लिखा हुआ है आई वेन, ठीक है। आई वेन में देखोगे कि इसी झिर्री सी बनी हुई होती है, इसके अंदर ऊपर से नीचे तक झिर्री बनी हुई होती है, और झिर्री के बीच में ऐसे एक छोटा सा और छिद्र होता है जिसको बोलते हैं आई होल। इसी में से आंख से देखा जाता है आई होल, ठीक है। ये इसकी हिंग है, ठीक है, जो ऐसे मुड़ने और ऊपर नीचे करने के काम में आती है, इसको ऐसे, क्लियर। एक जो दूसरा सामने होता है, दूसरा जो फलक होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट वैन, ठीक है। ये ऑब्जेक्ट वाला है, जो मतलब लक्ष्य को सामने रखा होता है, उसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। आई वाले में तो आंख से देखेंगे, सामने दिखना चाहिए ऑब्जेक्ट, तो इसको बोलते हैं ऑब्जेक्ट। अब इसके अंदर क्या होता है, एक झिर्री होती है, झिर्री के अंदर सामान्यतः एक तो या तो तार होता है, या जो घोड़े का बाल होता है, ठीक है, घोड़े का जो बाल होता है वो इस झिर्री के अंदर होता है। तो ऑब्जेक्ट होता है इस झिर्री के बीच में, जो तार या जो धागा है इसके जस्ट पीछे होना चाहिए, उसके जस्ट पीछे होना चाहिए। तो ध्यान रखना, ये दो फलक होती हैं। ये साधारण एलिडेड है, एलिडेड भी कई प्रकार का होता है। एक होता है आई वाला जिसमें आंख से देखते हैं, दूसरा होता है ऑब्जेक्ट, यहां पे लिखा हुआ है हॉर्स हेयर, यानी घोड़े का बाल भी हो सकता है या कोई महीन तार भी हो सकता है। तो ये एलिडेड है, इसके दो फलक होते हैं, ये ध्यान रखना। दूसरी बात यह है कि ये ढलवा सतह का होता है। एक तरफ से देखोगे उस पर ढलवा सतह होती है ना, और ढलवा सतह के ऊपर इकाइयां लिखी हुई होती हैं। क्या लिखी हुई होती हैं, इकाइयां लिखी हुई होती है। सामान्यतः इसमें जो इकाइयां होती हैं वो सेंटीमीटर में होती हैं। किस में होती हैं, सेंटीमीटर में। अब मुझे कोई लक्ष्य को देखना है, तो मुझे कोई लक्ष्य को देखना है तो मैं इसको ऐसे रख के, जो धागा वाला पार्ट है वो ऑब्जेक्ट की तरफ होगा, जो आई वाला पार्ट है वो आंख के सामने होगा, फिर उस लक्ष्य को देखकर ऐसी सीधी रेखा खींच दी जाती है ना, और फिर इसके अंदर जो इकाइयां होती हैं वो स्केल के द्वारा, इसके द्वारा लिख दी जाती हैं, दूरी होती है। तो ये साधारण एलिडेड है। इसका यूज क्या है, ऑब्जेक्ट को देखना। किसको देखना है, लक्ष्य को देखना है, किसको अपन इसके अंदर प्रदर्शित कर रहे हैं। और पढ़ते हैं इसके बारे में थोड़ा सा। ये अब जो एलिडेड होता है वो दो प्रकार का होता है। एक होता है साधारण एलिडेड, दूसरा होता है दूरदर्शी एलिडेड, है ना। दूरदर्शी, दूरदर्शी के अंदर दूरबीन लगी हुई होती है, और जो साधारण एलिडेड है वो मैं आप लोगों को दिखा रहा हूं। ये साधारण एलिडेड है, दो फलक होते हैं, डलवा सतह होती है, एक और इकाइयां लिखी हुई होती हैं। जहां इकाइयां लिखी हुई होती हैं उसी के द्वारा रेखा का निर्धारण किया जाता है ना, कागज के ऊपर, चार्ट के ऊपर, है ना। तो साधारण एलिडेड, जिसको द्विविक्षी भी बोलते हैं, ध्यान रखना, ये याद रखने वाली चीजें, द्विविक्षी और दूरदर्शी एलिडेड। अब देखो इसको भी थोड़ा सा पढ़ लेते हैं। साधारण या द्विविक्षी एलिडेड होता है। साधारण एलिडेड पीतल या सागवान की लकड़ी की बनी होती है। ये देखोगे मेरे हाथ में है, वो पीतल का बना हुआ होता है, या सागवान की लकड़ी का भी बना होता है। पीतल या सागवान की लकड़ी का बना होता है। समानांतर किनारे वाली पटरी के दोनों सिरों पर स्थिर या मोड़ रखने वाले दो लंबवत फलक होते हैं। तो देखोगे इसके दो लंबवत फलक हैं, एक ये फलक है, एक इनको मोड़ा भी जा सकता है, खड़ा भी किया जा सकता है। तो इसके दो फलक हो गए। एक फलक को आई वेन कहते हैं, नेत्र फलक या दर्श रेखा कहते हैं ना। इस फलक के मध्य में ऊर्ध्वाधर समान कटी झिरी होती है। झिरी के दोनों सिरों पर मध्य में गोल छिद्र होता है, ठीक है। तो इसको, जिसके अंदर महीन तार या जो धागा नहीं होगा, उसके अपोजिट साइड वाला जो फलक होगा उसको बोलते हैं आई वाला, आई वेन, ठीक है। आई फलक बोलते हैं, आंख वाला फलक बोलते हैं, नेत्र फलक बोलते हैं। इसके बीच में भी देखोगे आप, जब डायग्राम में बताया जैसे इसके बीच में भी आप लोगों को इस तरीके का होता है, जैसे ये देखेंगे तो इसके बीच में भी एक होल होता है। वैसे सामान्यतः एक झिर्री भी होती है, इसके अंदर होता है।
दूसरा फलक जिसके साइट वेन या लक्ष्य फलक कहते हैं, लक्ष्य को देखना होता है। इस फलक के मध्य में भी ऊर्ध्वाधर झिल्ली होती है, जिसके मध्य में तार, ऊर्ध्वाधर होता है, तार या घोड़े का बाल खींचा होता है। इस फलक को ऑब्जेक्ट फलक भी कहते हैं ना। क्या बोल सकते हैं? साइट वेन किसको देखना है अपने को, लक्ष्य, अपना लक्ष्य क्या है, ऑब्जेक्ट बोल, है ना। ये पटरी ढलवा सतह की होती है, अर्थात इसके किनारे परवणित होते हैं। इस परवणित किनारों को ढालूदार या कार्यकारी पैमाना कहा जाता है। साधारण एलिडेट 40 से 50 सेंटीमीटर तक लंबे होते। इस चीज को समझो आप, जो ये अपना एलिडेट है ना, इसकी एक सतह ढलवा है ऐसे, और जो ढलवा सतह होती है उसी के अंदर क्या लिखी हुई होती है, सेंटीमीटर के अंदर दूरी लिखी हुई होती है। तो इस प्रमाणित किनारों को ढालूदार या कार्यकारी पैमाना कहते हैं। क्या कहते हैं? कार्यकारी पैमाना कहते हैं। जो ये ढलवा सतह होती है इसकी, इसको कार्यकारी पैमाना बोलेंगे अपन। जैसे अपन बात करें इस डायग्राम के द्वारा, ये देखो ढलवा सतह दिख रही है। यहां पे आप देखोगे, यहां पे जैसे इकाई है ये दूरी में है ना, सेंटीमीटर में है, तो इस सतह को क्या बोलेंगे? कार्यकारी पैमाना, क्योंकि यहीं पे सेंटीमीटर के अंदर है कार्यकारी पैमाना। ठीक है। पीतल का बना होता है, दो फलक होते हैं, ऑब्जेक्ट वेन और आई वेन। ऑब्जेक्ट वेन में घोड़े का बाल होता है या महीन तार होता है। आई होल है, ऑब्जेक्ट को सामने वाले पे रखते हैं, जिसको ऑब्जेक्ट को देखना होता है, आई को आई के सामने रखते हैं, और फिर जिसको भी होता है उसको एक रेखा के द्वारा खींच के प्रदर्शित कर दिया जाता है। इतनी बात समझ में आई। एलिडेट साधारण होता है, द्विअक्षी और क्या नाम है, दूरदर्शी होता है, जिसके अंदर दूरबीन लगी हुई होती है। ये वाली बात हो गई। दूरदर्शी एलिडेट, ये साधारण एलिडेट का प्रक्षिप्त रूप है, परिष्कृत रूप है। इस एलिडेट में फलकों की जगह, जो फलक होता है ना, फलक आंख वाला फलक है, इसके अंदर दूरबीन लगी हुई होती है, तो इसके अंदर दूर की जगह को भी अपन देख सकते हैं ना। तो एलिडेट की फलकों की दूरबीन लगी हुई होती है। क्लियर। अब आता है स्प्रिट लेवल, इसके बारे में समझ गए होंगे आप। एलिडेट है ये। स्प्रिट लेवल क्या आता है? स्प्रिट लेवल, है ना। ये बहुत काम की चीज है स्प्रिट लेवल। सभी ने देखा होगा आजकल अपने घर में, जैसे कोई कारपेंटर का काम करने आ रहा है या प्लम्बर का काम करने आ रहा है, आजकल मोबाइल में भी स्प्रिट लेवल आता है। ठीक है। जब मैंने इस पैनल को सेट करवाया तो वो मोबाइल से स्प्रिट लेवल का एक ऐप आता है, उसके द्वारा इसकी लेवलिंग कर दी उसने। एसी लगाने वाला आया तो उसने भी एसी के ऊपर रखा, मोबाइल को रखा, या उसके पास में तो था स्प्रिट लेवल, उस पर रखा। तो इस समतलीकरण के काम में आता है कि जो टेबल रखी गई है वो समतल है कि या नहीं है, इसके लिए काम में आता है। सामान्यतः इसके अंदर स्प्रिट या एल्कोहल भरा हुआ होता है। इसके अंदर देखोगे आप बुलबुला होता है, इसके अंदर स्प्रिट या एल्कोहल भरा हुआ होता है। काम क्या है इसका? समतलीकरण करने का। किसको समतलीकरण करेगा? टेबल को। ठीक है। टेबल समतलीकरण होगी तो उसका जो चार्ट होगा वो भी क्या होगा? समतल होगा। इस सेंटर में रख लेते हैं, अलग अलग कोनों पे रखे समतलीकरण का कार्य इसके द्वारा कर लिया जाता है। सामान्यतः इसके अंदर स्प्रिट या एल्कोहल भरा हुआ होता है। इसके अंदर पानी क्यों नहीं भरते? क्योंकि पानी भरेंगे तो गर्मियों वाली जगह तो क्या हो जाएगा? इसका वाष्पीकरण हो जाएगा। सर्दियों वाली जगह पानी जम जाएगा तो लेवलिंग का कार्य नहीं हो पाएगा। तो सामान्यतः आप देखोगे जो वाइन होती है, एल्कोहल होती है, वो जमती नहीं है, तो इसके अंदर ये भरा जाता है। तो किसी भी भौगोलिक परिस्थितियों में इसका उपयोग हो सकता है। तो इसके द्वारा प्लेन टेबल का समतलीकरण किया जाता है। स्प्रिट लेवल में स्प्रिट या एल्कोहल भरा हुआ होता है, इतनी सी याद रखनी है। और आपको डायग्राम के द्वारा मैं समझाऊं, ये स्प्रिट लेवल है, आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये वाला, ये स्प्रिट लेवल है। अब आप देखोगे इसके अंदर ये यहां पे ये बुलबुला होता है। जब ये बुलबुला सेंटर में आ जाता है, यहां पे सेंटर में आ जाएगा, तो इसका मतलब क्या है? ये जो टेबल है वो क्या हो गई है? समतल हो गई। अगर सेंटर में आ गया तो यहाँ पे, है ना। और ये बुलबुला जो भाग ऊंचा होगा ये बुलबुला उधर ही चला जाएगा। जैसे मान लो इधर आ गया, इसका मतलब है ये भाग ऊंचा है, ये भाग नीचा है। अगर इधर आ जाएगा तो ये वाला भाग ऊंचा हो जाएगा, ये वाला भाग नीचा हो जाएगा। जब ये बीच में रहता है, एक पैमाना बना हुआ है, बीच में दो लाइनें होती हैं, अगर उसके बीच में आ जाता है तो दोनों क्या हो जाते हैं? मतलब टेबल क्या हो जाती है? समतल हो जाती है। तो स्प्रिट लेवल है, छोटा सा उपकरण है, सब जानते हैं इसके बारे में। तो एल्कोहल या स्प्रिट भरी हुई होती है, समतलीकरण का कार्य इसके द्वारा किया जाता है। आई थिंक समझ में आ गया होगा आप लोगों के। बहुत ही सिंपल है, कोई खास नहीं है इसके अंदर। थोड़ा सा एग्जाम के दृष्टिकोण से एक क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है, इसलिए मैं इस पर थोड़ा सा फोकस कर रहा हूँ। और बहुत से लोग डायरेक्ट जुड़े हुए भी नहीं होते हैं, है ना। जैसे मेरे भी 12th के अंदर बायोलॉजी थी,
तो ग्रेजुएशन भी मैंने बीएससी बायोलॉजी से किया, फिर मैंने एमएससी कर लिया ज्योग्राफी से। तो मेरे भी टच में नहीं था, लेकिन जब मैं स्कूल लेक्चरर बना और उसके बाद में जब मैंने करवाया तो ये सारी चीज़ें सीखने को मिली। तो सामान्यतः टच में नहीं रहता है, तो एक क्वेश्चन अगर सिंपल आ जाता है तो अपना गलत नहीं होना चाहिए। जैसे ट्रप कंपास, एक और उपकरण है ट्रप कंपास। ट्रप कंपास जैसे अपन मोबाइल में भी देखते हैं, कंपास दिशा का निर्धारण करता है और सामान्यतः ये उत्तर दिशा को बताता है। कई तरीके से बताया जा सकता है उत्तर दिशा का निर्धारण ट्रप कंपास के द्वारा, है ना, सूर्य की स्थिति के द्वारा, है ना, भौगोलिक दृष्टिकोण से, है ना। तो जो ट्रप कंपास है इस यंत्र के द्वारा उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है। ट्रप कंपास चुंबकत्व के सिद्धांत पर कार्य करता है, ये इंपॉर्टेंट है। हालांकि जो ये जो ट्रप कंपास का जो सेट होता है ये अचुंबकत्व का होता है ना, लेकिन जो अंदर जो कार्य करता है ये चुंबकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। इस तरह का एक उपकरण होता है जिसको ट्रप कंपास बोलते हैं। ट्रप कंपास का संचालन नोक या ब्रेक पिन के द्वारा किया जाता है। नोक या ब्रेक पिन के द्वारा किया जाता है। अभी समझाता हूं मैं आपको, समझ में आ जाएगा, कोई बड़ा हार्ड चीज नहीं है ना। नोक या ब्रेक पिन के द्वारा किया जाता है। ये लो जी, ये है अपना ट्रप कंपास, ठीक है, दिख रहा होगा बहुत अच्छे से। अब देखो इसके अंदर एक चीज बड़ी इंपॉर्टेंट, जो इसका बाहरी आवरण होता ना वो अचुंबकत्व पे है, लेकिन आंतरिक भाग है वो चुंबकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। चुंबकत्व के आधार पर उत्तर दिशा का निर्धारण होता है, ये भी ध्यान रखना है। तो चुंबकत्व के सिद्धांत पे कार्य करती है। अब आप देखोगे इसके अंदर जो ये वाला पार्ट है इसको बोलते हैं नोब। नोब या ब्रेक पिन बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नोब या ब्रेक पिन बोलते हैं। अगर ये जो सुई है बीच वाली, अगर ये जीरो के सामने आ जाती है, इसका मतलब है कि उत्तर दिशा का निर्धारण यहाँ पे हो जाएगा। अगर दाएं बाएं है, इधर है, तो मतलब उत्तर दिशा का निर्धारण नहीं हुआ है। तो इसका जो नोक होता है, इस नोक को पहले ढीला करते हैं, ऐसे लूज कर देते हैं। लूज करने पे ये हिलता है। फिर या तो इसको हिला लो या जो टेबल होती है उसको हिला लो। फिर एक निश्चित दिशा के अंदर उत्तर दिशा का जब निर्धारण होता है तब इसकी नोब या जो ब्रेक पिन है इसको कस देते हैं, और कसने के बाद में इसको यहाँ पे ऐसे लगा के, टेबल पे लगा के, और इस तरीके से लाइन खींच देते हैं, इस तरीके से लाइन खींच देते हैं और ऊपर लिख देते हैं नॉर्थ। मतलब यहाँ पे उत्तर दिशा का निर्धारण हो गया। आप देखते हैं कोई भी बुक होती है, कोई भी चार्ट होता है, उसके ऊपर उत्तर दिशा का निर्धारण होता है, बाकी की दिशाओं का निर्धारण उत्तर दिशा के आधार पर कर लिया जाता है। तो ये ट्रप कंपास है, इसका कार्य क्या है? दिशा का निर्धारण करना, उत्तर दिशा का निर्धारण करना, ठीक है। चुंबकत्व के सिद्धांत पे कार्य करता है। जो ये इसके यहाँ पे अपने एक स्क्रू बोल सकते हैं, अपन देसी भाषा के अंदर स्क्रू है, जिसको नोब बोलते हैं या ब्रेक बोलते हैं। इसको ढीला करते हैं तो ये हिलता है। फिर टेबल को या इसको हिला के जब ये बिल्कुल शून्य के सामने आ जाता है तो और उसको बाद में कस दिया जाता है। फिर एक रेखा खींच दी जाती है, नॉर्थ लिख दिया जाता है ना। ये बात पे आप लोगों को समझ में आ गई होगी। छोटा सा उपकरण है ट्रप कंपास, है ना। चलो जी आगे चलते हैं। एक और उपकरण है चिमटा व साउल पिंड। चिमटा तो सभी के घर में होता है, साउल पिंड भी देखा होगा। जो कारीगर होते हैं, जो मकान वगैरह बनाते हैं, उनके पास में एक गोल गोल सा होता है जो धागे से लटका होता है। जब वो दीवार पे चिनाई करता है तो उसका लेवलिंग देखने के लिए कि दीवार सही खड़ी हो रही है कि नहीं हो रही, कहीं आगे पीछे तो नहीं है, मतलब सीधी खड़ी है कि नहीं खड़ी, तो इसका करते हैं। तो जो चिमटा व साउल पिंड होता है वो प्लेन टेबल सर्वे में केंद्रीकरण का कार्य करता है। किसका कार्य करता है? केंद्रीकरण का कार्य करता है। देखो चिमटा व साउल पिंड के द्वारा केंद्रीकरण किया जाता है। क्या किया जाता है? केंद्रीकरण किया जाता है, अर्थात टेबल का केंद्र और धरातल का केंद्र दोनों एक दूसरे के लंबवत होते हैं। टेबल का केंद्र या धरातल का केंद्र होता है वो एक दूसरे के लंबवत होते हैं। अब जो चिमटा व जो साउल पिंड होता है, जैसे बात करें अपन ये वाला जो उपकरण है, ये चिमटा व साउल पिंड क्या है? चिमटा व साउल पिंड है। इसका कार्य देखो, इन उपकरणों का आप लोगों को इतना ये यूज में क्या आते हैं। चिमटा व साउल पिंड है, देखो इस तरह का, ये आप दिख रहा है, ये चिमटा है ना। इसको टेबल के अंदर ऐसे रखते हैं ना, ऐसे रख दिया टेबल के अंदर, ऐसे जो 2.5 सेंटीमीटर मोटी जो टेबल होती है जिसको समपटल बोलते हैं, उसके ऊपर रख दिया। और जो चार्ट का केंद्र होगा, टेबल का जो केंद्र होगा, वहां पे अपन लिख देते हैं ए लिख दिया, जैसे मान लो क्या लिख दिया? ए, ठीक है। और फिर ये धरातल पे जब ये टच करता है, जैसे इसको लंबा भी कर सकते हैं, धरातल पे जब ये टच करता है उसको वो धरातल का केंद्र हो जाएगा, क्योंकि धरातल की दूरी को ही अपने को कहां प्रदर्शित करना है? चार्ट के ऊपर, टेबल के ऊपर। तो जो धरातल का केंद्र है,
या जो टेबल का केंद्र है, दोनों क्या होने चाहिए? लंबवत। क्या होने चाहिए? लंबवत। तो केंद्रीकरण किसके द्वारा किया जाता है? चिमटा व साउल पिंड के द्वारा किया जाता है। ये चिमटा है, एक धागा लगा हुआ होता है, और ये वो अपने कारीगरों के पास में जो साउल पिंड होता है ना, वही वाला है। तो इसका कार्य क्या है? टेबल और धरातल दोनों का जो केंद्र है वो क्या हो? लंबवत। दोनों का केंद्र क्या हो? लंबवत। तो ये साउल पिंड व चिमटा है, जिसका कार्य क्या है? केंद्रीकरण करना। क्या करना है? केंद्रीकरण करना है ना। ठीक है, जैसे थोड़ा सा और समझा देता हूं मैं इसको। जैसे मान लीजिए ये टेबल है, ठीक है, और ये इसका है। तो जैसे मान लीजिए इसका केंद्र ये है, इसको लिख दिया स्मॉल ए से। अब ये धरातल है, क्या है? धरातल। तो यहां पे ये वाला केंद्र और ये वाला केंद्र, धरातल का केंद्र और ये वाला केंद्र, दोनों क्या होने चाहिए? लंबवत में। तो ये कैसा पता लगेगा? इस चिमटे को अंदर है ना उस टेबल के अंदर घुसा दिया जाता है, और जो नीचे वाला जो साउल पिंड है वो धरातल पे जहां टच होएगा तो वो लंबवत हो जाएगा धरातल का और चार्ट का जो केंद्र, टेबल का जो केंद्र। तो सामान्यतः क्या है? केंद्रीकरण ज्ञात किया जाता है इसके द्वारा, टेबल का, है ना। एक होता है सर्वेक्षण दंड, लाठी होती है एक तरीके से समझो, जिसमें अलग अलग कलर होते हैं। सामान्यतः दो कलर होते हैं, लाल और सफेद होता है। एक एक फुट के ऊपर अलग अलग कलर के द्वारा डिसाइड किया जाता है। इसका काम है ऑब्जेक्ट के सामने रख देना। ऑब्जेक्ट के सामने रख देना, कहीं जैसे मान लो ट्री गार्ड है, या ट्री है, या कहीं पे पोल है, या कहीं पे पिलर है ना, उसके सामने रख दिया जाता है। फिर एलईडी के द्वारा उस ऑब्जेक्ट के सामने रखने पर फिर किसको देखा जाता है? रेंजिंग रोड, जिसको सर्वेक्षण दंड बोलते हैं ना, सर्वेक्षण दंड, उस एलईडी के द्वारा देखा जाता है। और जो धागा होता है, धागे के जस्ट अगर पीछे ये ये सर्वेक्षण दंड आ जाता है, तो उसको फिर एक सीधी रेखा के द्वारा प्रदर्शित कर दिया जाता है। तो देखो, इसके द्वारा लक्ष्य का निर्धारण किया जाता है, अर्थात ऑब्जेक्ट या लक्ष्य इसके सामने रख दिए जाते हैं। सामान्यतः लकड़ी और लोहे का बना हुआ होता है, जिसकी लंबाई 8 से 20 फीट तक होती है। 8 से 20 फीट तक इसकी लंबाई होती है। देखो, इस तरह का आपने प्रैक्टिकल किया होगा, तब देखा भी होगा। ये होता है सर्वेक्षण दंड, जिसको रेंजिंग रोड बोलते हैं, ये वाला। इसके नीचे जैसे तीर सा होता है ये, ठीक है, भाले की तरह, इसको जमीन के अंदर रोप दिया जाता है ऑब्जेक्ट के सामने। फिर एलईडी के द्वारा देख लिया जाता है और फिर उसका निर्धारण कर दिया जाता है। ये पिन होती हैं एक तरीके से जमीन में गाड़ने के लिए। तो इनके तो बारे में सभी जानते हैं, कोई नहीं है। तो सामान्य तो जो 4-5 उपकरण हैं, ये आप लोगों को याद रखनी है, ठीक है। ये हो गया, है ना। अब देखो, ये इंपॉर्टेंट है, यहां से क्वेश्चन बनता है यहां से। ये प्लेन टेबल की स्थापना कैसे करते हैं? अब जिन्होंने प्रैक्टिकल कर रखा है उनको बहुत अच्छे से आता है, लेकिन प्रैक्टिकल करना और थ्योरी वाला पार्ट देखो, दोनों अलग अलग है। आपको तो एग्जाम में प्रैक्टिकल तो करवाएंगे नहीं, थ्योरी में से आएगा। ये चीज याद होनी चाहिए, भले ही आपको कितना ही प्लेन टेबल सर्वे आता हो, कितनी सटीकता से आप करते हो, लेकिन अगर ये थ्योरी वाला पार्ट नहीं है, वो कोई बड़ी बारी बात नहीं, 2 क्वेश्चन दे देगा, क्योंकि अभी अभी ऐड हुआ है सिलेबस में, ठीक है। तो 2 क्वेश्चन भी आ सकते हैं इसके, लेकिन एक क्वेश्चन तो मेरे हिसाब से इसके अंदर बनता है, तो और आएगा भी एक क्वेश्चन, है ना। तो प्लेन टेबल की स्थापना प्रारंभिक स्टेशन या एक स्टेशन पे। देखो, प्लेन टेबल के अंदर कई विधियां होती है। रेडिएशन मेथड होता है, इंटरसेक्शन मेथड होता है, मालारेख चक्रमण होता है, एक ग्राफिकल टाइप का भी होता है ना। तो जो अलग अलग विधियों के अंदर आप देखोगे, एक केंद्र भी होते हैं, 2 केंद्र भी होते हैं, और 2 से अधिक केंद्र भी होते हैं। तो जब एक, यानी जो प्रारंभिक स्टेशन होता है जहां से सर्वे स्टार्ट करते हैं, मान लीजिए ये कोई जगह है, इस तरीके से कोई जगह है, अपन ने सर्वे स्टार्ट किया यहां से, तो यहां पे प्लेन टेबल की स्थापना, ठीक है। लेकिन अगले एक और स्टेशन से अपने को सर्वे करना है, तो अगले स्टेशन हो गया, तो ये प्रारंभिक स्टेशन, ये अगला स्टेशन, फिर अगला स्टेशन, फिर अगला स्टेशन, इस तरीके से किया जाता है। तो सामान्य तो जो रेडिएशन मेथड होता है, विकिरण विधि होती है, उसमें एक ही केंद्र होता है, यानी एक जगह ही टेबल को रखकर सर्वे किया जाता है। लेकिन जो इंटरसेक्शन मेथड होता है, उसमें 2 केंद्र होते हैं। पहले टेबल को एक जगह रखा जाता है, ठीक है, फिर टेबल को दूसरी जगह रखा जाता है। दोनों के बीच में जो रेखा होती है उसको बेस लाइन या आधार रेखा कहते हैं। फिर दोनों में के अंदर विकिरण डाली जाती है, इंटरसेक्शन, है ना, ये भी पढ़ेंगे। तो जब प्रारंभिक स्टेशन पर अगर टेबल की स्थापना करना हो, तो उसके लिए 2 चीजें याद रखना है। पहला क्या है? स्प्लिट लेवल के द्वारा समतलीकरण करना है। क्या है? स्प्लिट लेवल के द्वारा समतलीकरण करना है। दूसरा क्या है? चिमटा व साउल पिंड के द्वारा केंद्रीकरण करना।
चिमटा व साउलपिंड के द्वारा केंद्रीकरण करना। क्रम है इनका, ऐसा नहीं पहले केंद्रीकरण कर दिया फिर समतलीकरण कर रहे हैं। अब समतलीकरण करने के लिए टेबल को हिलाना पड़ता है, या जो उसके 3 टांग होते हैं उनको सेट करना पड़ता है। स्प्रिट लेवल के द्वारा अलग अलग कोनों में सेंटर में रख के चेक कर लेते हैं। जब बुलबुला बीच के अंदर आ जाता है मतलब टेबल क्या है, समतल है, फिर उसको नोक को नीचे से कस दिया जाता है, टाइट कर दिया जाता है। तो जब एक स्टेशन हो, प्रारंभिक स्टेशन हो, तब पहला स्टेप कौन से है, समतलीकरण करना। किसके द्वारा करोगे समतलीकरण, स्प्रिट लेवल के द्वारा। सेकंड है केंद्रीकरण। केंद्रीकरण का मतलब है जो टेबल है उसका केंद्र और जो धरातल है उसका केंद्र एक दूसरे के लंबवत होना चाहिए, क्योंकि धरातलीय दूरी को तो प्रदर्शित करेंगे वहां पे। तो ये केंद्रीकरण हो गया। केंद्रीकरण किसके द्वारा होगा, चिमटा व साउलपिंड के द्वारा। क्लियर हो गई। अगले स्टेशन पे प्लेन टेबल की स्थापना करनी है, अगले स्टेशन पे, ठीक है, जैसे इंटरसेक्शन मेथड में करते हैं अगले स्टेशन पे। इसमें देखोगे आप 3 प्रोसेस होती हैं। 2 तो कॉमन है, समतलीकरण किया स्प्रिट लेवल के द्वारा, केंद्रीकरण किया चिमटा व साउलपिंड के द्वारा। तीसरा है पूर्वाभिमुखीकरण। पूर्वाभिमुखीकरण अगले वाले स्टैंड से या अगले वाले केंद्र से पहले वाले केंद्र को देखना है ना। आगे जब अपन ये विधि पढ़ेंगे तब और समझ में आएगा, लेकिन जब अगले स्टेशन पे टेबल की स्थापना करना हो उसके लिए 3 है, समतलीकरण केंद्रीकरण कॉमन है, फिर पूर्वाभिमुखीकरण करना। ये 2 तरीके से होता है, ये एग्जाम में आ सकता है। पूर्वाभिमुखीकरण एक होता है ट्रप कंपास के द्वारा, एक होता है पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा। ट्रप कंपास वही है उत्तर दिशा ज्ञात करने वाला, ठीक है। तो ट्रप कंपास के द्वारा और पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा, इस पे मैं थोड़ी सी चर्चा कर लेता हूं। जो पूर्वाभिमुखीकरण होता है, जैसे मान लीजिए यहां चलते हैं अपन, है ना। जैसे मान लीजिए पहले टेबल यहां थी अपनी, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब टेबल को ले आए अपन यहां पे ले आए, ठीक है। ये स्टेशन ए है, ये स्टेशन बी है। तो इसमें 2 चीजें होगी। पहला तो समतलीकरण हो गया। क्या हो गया, समतलीकरण ट्रप कंपास के द्वारा। फिर दूसरा क्या हुआ, केंद्रीकरण। क्या हुआ, केंद्रीकरण, ओके। और तीसरा क्या हुआ, पूर्वाभिमुखीकरण। पूर्वाभिमुखीकरण, ठीक है। अब ये पूर्वाभिमुखीकरण 2 तरीके से होता है। एक होता है ट्रप कंपास के द्वारा, ट्रप कंपास के द्वारा। एक होता है पश्चिम दृष्टिपात, पीछे देखना, पश्चिम दृष्टिपात। अब होता यह है कि जो ये बी वाला बिंदु है, बी वाला बिंदु है, इसके ऊपर ट्रप कंपास की सहायता से उत्तर दिशा का निर्धारण किया जाता है, टेबल को घुमाया जाता है। साथ में जो तीनों क्रियाएं हैं, समतलीकरण और केंद्रीकरण और जो उत्तर दिशा का निर्धारण होता है, जहां पे उत्तर दिशा का फिक्स निर्धारण होता है। पहले से उत्तर दिशा बनी हुई होती है चार्ट पे, जैसे ऐसे बात करें, ये चार्ट है, यहाँ पे पहले से उत्तर दिशा वो बनी हुई होगी। फिर इस ट्रप कंपास को यहाँ पे रखते हैं, इस चार्ट के ऊपर रखा जाता है, ध्यान रखना है। फिर जब तक ये यहाँ इस लाइन की तरह सीधी नहीं हो जाता तब तक उसको आगे पीछे दाएं बाएं घुमाते रहते हैं। जब वो एक जगह फिक्स हो जाता है, तीनों क्रियाएं साथ चलती हैं, समतलीकरण, केंद्रीकरण और क्या नाम है, उत्तर दिशा का निर्धारण। तो एक तो होता है ट्रप कंपास के द्वारा, ठीक है। दूसरा होता है पश्चिम दृष्टिपात, पीछे की तरफ देखना। अब पीछे की तरफ देखेंगे तो किसके द्वारा देखेंगे, एलिडेड के द्वारा। किसके द्वारा, एलिडेड के द्वारा। इस टेबल पे रखे, इस टेबल को देखा जाता है। अब यहां तो टेबल रहेगी नहीं, तो इसकी जगह रेंजिंग रोड गाड़ देंगे अपन, है ना। रेंजिंग रोड होती है, तो उस रेंजिंग रोड को देखा जाता है। तीनों प्रक्रिया साथ होती है, समतलीकरण, केंद्रीकरण और ये वाली। तो ये 2 तरीके से पूर्वाभिमुखीकरण होता है। जब एक स्टेशन होता है तो टेबल की स्थापना 2 तरीके के हैं, पहला समतलीकरण, केंद्रीकरण। अगला स्टेशन होता है या 2 स्टेशन होते हैं, उसके अंदर समतलीकरण, केंद्रीकरण के साथ पहले वाले टेबल के साथ भी इसका संपर्क बताया जाता है। जो बेस लाइन होती है, आधार रेखा, इसमें रेडिएशन मेथड में, इंटरसेक्शन मेथड में पढ़ेंगे। तो इसके अंदर जो होती है वो 2 तरीके से होता है, ट्रप कंपास और पश्चिम दृष्टिपात एडिलेड के द्वारा। समझ में आ गया होगा। यह हो गया। अब आती है प्लेन टेबल की विधियां। ये आप लोगों को याद होनी चाहिए, क्वेश्चन बन सकता है यहां से। प्लेन टेबल की विधियां। प्लेन टेबल के द्वारा सर्वेक्षण 4 विधियों के द्वारा किया जाता है। कितने विधियों के द्वारा किया जाता है, 4 विधियों के द्वारा किया जाता है, ध्यान रखना है। 4 विधियों के द्वारा किया जाता है ना। विकिरण, ध्यान रखना, इसके नाम भी याद रखते हैं। विकिरण है तो अरीय विधि बोलते हैं या रेडिएशन विधि बोलते हैं। जो सामान्य तो छोटे क्षेत्र होते हैं, जो समतल जगह होती है, उसके अंदर इस विधि का यूज किया जाता है। दूसरी होती है प्रतिच्छेदन विधि, इंटरसेक्शन मेथड,
ठीक है, जो थोड़ा सा बड़ा क्षेत्र हो गया, थोड़ा सा उबड़ खाबड़ क्षेत्र हो गया, ठीक है, एक सेंटर से ही सारी चीजों का सर्वे नहीं किया जा सकता, उसके अंदर अपन थोड़ा सा कोई जैसे मान लो कोई छोटा मोटा नाला आ गया है ना, या कोई भी अवरोध पैदा हो गया, कोई दीवार आ गई है ना, तो उसके लिए अपन इंटरसेक्शन मेथड का यूज करते हैं। एक होती है चक्रमणि या माला रेखा विधि, चक्कर के रूप में होती है, जहां से शुरू करते हैं वहीं पे इसको वापस लाया जाता है। और एक होती है रेडियो प्रगामी विधि। कौन सी है? रेडियो प्रगामी विधि। ये जो रेडियो प्रगामी विधि है, ये विकिरण विधि और जो चक्रमण माला रेख विधि होती है ना, इसका संयुक्त रूप से विधि है, तो ये रेडियो प्रगामी विधि है। तो चारों विधियां आप लोगों को रट लेनी है ना। कौन कौन सी हैं? विकिरणीय आर्य विधि, जिसको रेडिएशन मेथड बोलते हैं, इंटरसेक्शन मेथड, जिसको प्रतिच्छेदन बोला जाता है, तीसरी है चक्रमण या मालारेख विधि, चौथी है रेडियो प्रगामी विधि। ये 4 तरह की विधियां होती है। देखो पहली विधि का थोड़ा अपन देखते हैं। विकिरणीय आर्य विधि, जिसको रेडिएशन मेथड बोलते हैं, समपटल सर्वेक्षण की एक साधारण विधि है। इस विधि में सामान्यतः समतल व छोटे क्षेत्रों का सर्वे किया जाता है। मैंने पहले भी जोर दिया है, समतल होना चाहिए व छोटे क्षेत्रों का सर्वे किया जाता है। इस विधि में प्लेन टेबल की स्थापना को निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। समतलीकरण किया जाता है। अब देखो, जो रेडिएशन मेथड होता है उसमें एक ही जगह टेबल को रखा जाता है, तो केंद्र क्या हुआ, स्थान क्या हुआ, एक हुआ। तो एक जब टेबल को एक जगह रखा जाता है तो उसमें 2 ही प्रक्रिया होगी, है ना, समतलीकरण और केंद्रीकरण। समतलीकरण किसके द्वारा? स्प्लिट लेवल के द्वारा। केंद्रीकरण किसके द्वारा? चिमटा व साउल पिंड के द्वारा, है ना। तो 2 प्रक्रिया होगी चिमटा व साउल पिंड के द्वारा। इस विधि में एलईडी के माध्यम से सभी लक्ष्यों को निर्धारित करके उसकी वास्तविक दूरियां माप ली जाती हैं। धरातलीय दूरी, वास्तविक दूरी को चार्ट पर प्रदर्शित करने के लिए उसी इकाई में परिवर्तन निम्न सूत्र का प्रयोग के द्वारा किया जाता है। अब थोड़ा सा इसको मैं समझा देता हूं आपको, है ना। मान लीजिए ये कोई जगह है, कोई जरूरी नहीं आयताकार ही हो, है ना, कैसी भी हो सकती है, आगे पीछे। अब मान लीजिए इसका सर्वे करना है, तो अपने टेबल को यहां रख दिया, ठीक है, टेबल को यहां रखा, ऐसे रख दिया। रखने के बाद में जैसे मान लीजिए ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये कोई पेड़ बना हुआ है यहाँ पे, ठीक है, ये यहाँ पे जैसे मान लीजिए और कोई ऑब्जेक्ट है, ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस तरीके से। तो जो रेडिएशन मेथड होता है उसको अर्य रेखा बोलते हैं, ठीक है। इसके अंदर एक ही केंद्र होता है, समतल जगह के लिए होती है, छोटे क्षेत्रों के लिए होती है। तो होता क्या है, पहले समतलीकरण करेंगे स्प्लिट लेवल के द्वारा, फिर केंद्रीकरण कर लेंगे। तो मान लीजिए धरातल का केंद्र आ गया ये वाला, ये धरातल का केंद्र, और ये किसका आ गया, टेबल का केंद्र आ गया। अब जैसे इस ऑब्जेक्ट को देखना है, किसको देखना है, इस वाले ऑब्जेक्ट को देखना है। जैसे 1 2 3 ये 4 ऑब्जेक्ट है, इन ऑब्जेक्ट को देखना है अपने को। तो देखना है तो देखेंगे किसके, एलिडेड के द्वारा। किसके द्वारा देखेंगे? दर्श रेखक एलिडेड के द्वारा। तो दर्श रेखक एलिडेड के द्वारा देख लिया, ठीक है, यहाँ रेंजिंग रोड गाड़ दी, ठीक है, यहाँ इसके द्वारा देख लिया। अब देख लिया तो ध्यान रखना है, जितना भी जो है समपटल सर्वेक्षण है उसके अंदर आप लोगों को आरएफ दिया हुआ होता है, उस पर लिख के देता है एग्जामिनर, आरएफ दिया हुआ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे आरएफ है 1:100, 1:100। तो सामान्यतः अपन भारतीय लोग 1 सेंटीमीटर बराबर 100 सेंटीमीटर बता रखा है। यानी जो मानचित्र की दूरी है, मानचित्र पे दूरी 1 सेंटीमीटर, धरातल के कितनी दूरी को बता रही है? 100 सेंटीमीटर को बता रही। आरएफ में यही तो होता है, दोनों इकाइयां क्या होनी चाहिए? समान, लेकिन लिखी नहीं जाती। अंश बटा हर, अंश हमेशा क्या होगा? 1, हर क्या होगा? 1 से अधिक। हर किसको बताएगा? धरातलीय दूरी को। अंश किसको बताएगा? मानचित्र की दूरी को। तो जैसे मान लीजिए आरएफ 1:100 दे दिया। अब इस एलिडेड के द्वारा इसको देख लिया जाता है। अब देख लेने के ऊपर ऐसी इसके द्वारा एलिडेड के सारे ऐसे रेखा खींच दी जाती है। थोड़ा सा इसको मैं बड़ा बना देता हूं, जैसे यह है, यहां पे इसके द्वारा क्या खींच दी गई? रेखा खींच दी गई। अब इसको फित्ते के द्वारा इसकी दूरी माप ली जाती है, इसकी दूरी माप ली जाएगी, है ना। मान लीजिए इसकी दूरी मापी तो अपने आ गई। अब दूरी भी तो सेंटीमीटर तो मापेंगे नहीं, सामान्यतः फित्ते के अंदर मीटर में मापते हैं। किसमें मापते हैं? मीटर में मापते हैं। जो अपना फित्ता होता है मीटर के अंदर मापते हैं। तो जैसे मान लीजिए इसकी दूरी आ गई 30 मीटर। कितनी आ गई? 30 मीटर। तो जो प्लेन टेबल सर्वे होता है उसमें सर्वे और मानचित्र का कार्य दोनों साथ साथ किए जाते हैं। अब इस 30 मीटर को दिखाना है अपने को मानचित्र पे। किस पे दिखाना है? मानचित्र पे। तो आरएफ कितना है? 1:100, है ना, यही तो है 1:100। दूरी कितनी है? 30। अब ये सेंटीमीटर में है तो इस मीटर को किस में कन्वर्ट करेंगे? 100 सेंटीमीटर में। तो 100 से काट देंगे तो कितनी आ जाएगी? 30 सेंटीमीटर। कितनी आएगी? 30 सेंटीमीटर। तो फुट्टे की सहायता से यहां पे 30 सेंटीमीटर की दूरी, यहां से 30 सेंटीमीटर की दूरी खींच दी जाती है और यहां पे जो भी ऑब्जेक्ट होता है उसको लिख दिया
जाता है। ठीक है, इसी तरीके से इसका हो गया निर्धारण, इसी तरीके से इसका हो गया, इसी तरीके से इसका हो गया। और यहां पे लिख दिया जाता है प्लेन टेबल सर्वे कहां हो रहा है, जैसे स्कूल प्लेग्राउंड है ना, और मेथड कौन सा है, रेडिएशन मेथड। इधर आरएफ लिख दिया जाता है और इस साइड के अंदर इंडेक्स बना दिया जाता है। मैं आपको एक सलाह और दूंगा कि जो प्रैक्टिकल पे आप कहीं एक आधा पौन घंटे का एक वीडियो है, मैंने तो नहीं बना रखा, लेकिन जिसका भी आप सर्च करोगे तो आप लोगों को मिल जाएगा। उसके अंदर आप देखोगे, मेरा देखने के बाद में उधर और देखोगे तो बहुत आसानी से समझ में आ जाएगा। सर्वे करते हुए भी कई वीडियो बनाए गए हैं। तो इस तरह का जो मेथड होता है उसको रेडिएशन मेथड बोलते हैं ना। ये देखो, ये रेडिएशन मेथड का इस तरीके से डायग्राम मिलता है। तो ये जैसे मान लीजिए ये अपने टेबल है, ये अपना चार्ट है, ठीक है, टेबल है, ठीक है, ये अलग अलग ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे ये ऑब्जेक्ट है, ठीक है, ये ऑब्जेक्ट लिखे हुए हैं, यहाँ पे इसका नाम लिख दिया जाता है, यहाँ पे आरएफ के द्वारा मापनी बना दी जाती है, इधर इंडेक्स बना दिया जाता है, इधर नॉर्थ दिशा का निर्धारण कर दिया जाता है। अब जो ये इनकी दूरी होती है, इनकी जो दूरी होती है वो जिस दूरी में होता है उस अनुपात में बना लिया जाता है। जैसे मान लीजिए यहां से लेकर यहां तक की दूरी आई 40 मीटर, कितनी आई, 40 मीटर आई, कितनी आई, 40 मीटर आई। और मान लीजिए यहाँ पे ये आरएफ है 1:50 पे, कितना है, 1:50 पे। तो कैसे हल करोगे, सीधा सा है 1:50, दूरी कितनी आई धरातल की 40। अब ये सेंटीमीटर में है 50, तो इसको भी सेंटीमीटर में करेंगे तो कितना हो जाएगा 40। बिंदु से बिंदु काटोगे और इसको हल करोगे, जितने सेंटीमीटर की दूरी आएगी वो इसके द्वारा यहाँ पे ऐसे स्केल के द्वारा खींच दी जाएगी। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। जैसे यदि आरएफ 1:50 है तो धरातल की वास्तविक दूरी 80 मीटर है ना, तो सेंटीमीटर में मानचित्र पे कितने सेंटीमीटर की सरल रेखा खींचेंगे। धरातल की दूरी कितनी आई 80, तो मानचित्र पे कितनी दूरी आएगी, आरएफ दिया हुआ होगा, क्वेश्चन आ सकता है आरएफ 1:50, तो आरएफ 1:50 वास्तविक दूरी सेंटीमीटर में है ना, जो मीटर में दूरी होती है उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, सेंटीमीटर में। तो ये 1/50, ठीक है, गुणा 80 दे रखा है। अब इसको 100 से करोगे, ठीक है, तो ये काटोगे बिंदु से बिंदु, 5 दूनी 10, 8 दूनी 16, 160 सेंटीमीटर की लंबाई चार्ट के ऊपर खींच देंगे। तो धरातल की दूरी और मानचित्र की दूरी का कन्वर्जन हो गया है ना, रूपांतरण हो गया। इसी तरीके से ये एक और है, अगर अनुपात 1:200 दे रखा है, आरएफ 1:200। ध्यान रखना जितना आरएफ बढ़ेगा उतनी मानचित्र भी जो दूरी है वो क्या होती जाएगी, घटती जाएगी। और जितना आरएफ घटेगा यानी 100 से कम आएगा तो मानचित्र की जो दूरी होती है वो डबल होती जाती है ना। आप कैलकुलेट करोगे तो और पता लग जाएगा। एक और मेथड है इंटरसेक्शन मेथड, ठीक है, प्रतिच्छेदन विधि बोलते हैं। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात है, इसमें 2 केंद्र होते हैं। रेडिएशन मेथड में क्या था, 1 केंद्र, इसमें कितने केंद्र हैं, 2 केंद्र हैं। कितने केंद्र हैं, 2 केंद्र हैं, ठीक है। अब इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसमें दूरियां नहीं मापी जाती। पहले केंद्र से ऑब्जेक्ट देख लिए जाते हैं, डॉट 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 करके रेखाएं खींच जाती हैं, ठीक है। दूसरे केंद्र पे जाके पहले वाला जो केंद्र से जो ऑब्जेक्ट देखा गया उससे दूसरे वाले केंद्र से भी उसी ऑब्जेक्ट को देखा जाता है, और जहां वो मिलान करता है वहां पे प्रतिच्छेदन डाल दिया जाता है। तो प्रतिच्छेदन विधि का उपयोग बड़े क्षेत्र व उबड़ खाबड़ क्षेत्रों के लिए किया जाता है। बेसिक बात है, वो समतल क्षेत्रों के लिए किया जाता है। इस विधि को त्रिभुजन विधि भी कहते हैं, ध्यान रखना है, आ सकता है एग्जाम में। कौन सी विधि को त्रिभुजन विधि कहते हैं, तो कौन सी को कहते हैं, इंटरसेक्शन प्रतिच्छेदन विधि को त्रिभुजन विधि भी कहते हैं। इस विधि को लक्ष्य की दूरियां नहीं मापी जाती, जबकि रेडिएशन मेथड में दूरियां मापी जाती हैं। इस विधि में 2 केंद्रक होते हैं जिसको आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं। इस चीज को समझो आप, जैसे ये मान लीजिए कोई जगह है, अपन ने पहले टेबल की स्थापना यहां पे की और यहां पे अपने रेंजिंग रोड गाड़ दिया, ठीक है, ये शर्त होती है इसके 2 केंद्र। तो इसकी जो दूरी होती है इसको आरएफ के अनुसार कन्वर्ट कर लिया जाता है। जितना आरएफ होगा उसके अनुसार, जैसे मान लीजिए आरएफ है 1:100, समझने की कोशिश करना भाई, 1:100 सामान्यतः 1:100 ले लिया अपन ने। अब मान लीजिए एक केंद्र ए है, एक केंद्र बी है, क्योंकि इंटरसेक्शन मेथड में कितने जगह होते हैं, केंद्र 2 जगह करना होता है, 2 जगह टेबल को रखनी होती है। तो इसको जो बीच वाली रेखा है इसको बोलते हैं आधार रेखा। क्या बोलते हैं, आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं। ये इंपॉर्टेंट है, आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं, है ना, आधार रेखा या बेस लाइन कहते हैं। अब बेस लाइन का निर्धारण अपनी मन मर्जी से नहीं करना, मन मर्जी से दूरियां खींच दी नहीं, पहले उसको धरातल से दूरी मापेंगे। मान लीजिए धरातल से दूरी माप ली और यहाँ पे दूरी आ गई 10 मीटर, धरातल पे दूरी कितनी आई 10 मीटर। तो आरएफ के अनुसार मानचित्र पे कन्वर्ट कर लेंगे। तो आरएफ यहाँ पे कितना है 100, है ना, 10 मीटर, इसको सेंटीमीटर में बदलोगे 100,
तो इन दोनों के बीच की दूरी 10 सेंटीमीटर की होगी। समझ में आ रहा होगा कितनी होगी? 10 सेंटीमीटर की दूरी होगी। तो जो आधार रेखा या जो बेस लाइन होती है उसका जो दूरी लिखी जाती है डायग्राम पे यानी चार्ट पे, है ना, वो आरएफ के अनुसार लिखी जाती है। किसके अनुसार? आरएफ के अनुसार। टेबल आप अपनी सुविधा के अनुसार दो जगह कहीं पे भी रख सकते हो, लेकिन जो बेस लाइन या आधार रेखा होती है, दो स्टेशनों की जो मध्य की दूरी होती है, उसका निर्धारण आरएफ के अकॉर्डिंग होगा। धरातल की दूरी को आरएफ के अकॉर्डिंग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करके बता दिया जाएगा, है ना। इस विधि में एक ही लक्ष्य को दो केंद्रों पर एलईडी के माध्यम से देखा जाता है ना। जहां पर एक से अधिक केंद्र होते हैं वहां पे निम्न प्रक्रिया अपनाई जाती है। फिर से बता रहा हूं, प्रारंभिक स्टेशन पे समतलीकरण केंद्रीकरण होगा, अगले स्टेशन पे क्या होगा? समतलीकरण भी होगा, केंद्रीकरण भी होगा, पूर्वाभिमुखीकरण होगा। पूर्वाभिमुखीकरण दो तरीके से हो रहा है, ट्रप कंपास के द्वारा और पश्चिम दृष्टिपात यानी एडिलेड के द्वारा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछ सकता है। पश्चिम दृष्टिपात किसके द्वारा होता है? एलिडेड के द्वारा। और पूर्वाभिमुखीकरण दो तरीके से होता है, ट्रप कंपास और पश्चिम दृष्टिपात के द्वारा। ये इंटरसेक्शन मेथड है। इसमें देखोगे आप दो स्टेशन है, इसमें क्या है? दो स्टेशन है, ये वाला और ये वाला, दो स्टेशन है, ये और ये, ठीक है। अब इसके देखोगे बीच की दूरी को बेस लाइन बताया गया है, बेस लाइन बता दिया। मान लीजिए आरएफ का, यहाँ पे आरएफ लिखा हुआ नहीं है, लेकिन आरएफ होता है, तो इसको बोलेंगे बेस लाइन, आधार रेखा, ठीक है। धरातल की जितनी दूरी होगी उसको आरएफ के अनुसार कन्वर्ट कर दिया जाएगा। पहले ए वाले केंद्र से ऑब्जेक्ट देखा गया, ये ऑब्जेक्ट देखा गया, ये देखा गया, ये देखा गया। फिर ए टेबल को कहां पे लेके गया? बी वाली जगह। बी वाली जगह टेबल का अपने को क्या करना है? समतलीकरण करना है, केंद्रीकरण करना है, फिर पूर्वाभिमुखीकरण करना है ना। पूर्वाभिमुखीकरण भी करना है। उसके बाद में जो पूर्वाभिमुखीकरण होगा, एक तो ट्रप कंपास उत्तर दिशा के द्वारा हो जाएगा, एक हो जाएगा एलिडेड के द्वारा पश्चिम दृष्टिपात। जब ये सेट हो जाता है फिर यहां से इन्हीं ऑब्जेक्ट को फिर से देखा जाता है एलिडेड के माध्यम से। तो मान लीजिए ये वाले को देखा, है ना, ये वाले को देखा, तो इसको जहां कटता है वह काट दिया जाता है, प्रतिच्छेदन डाल दिया जाता है, यहां डाला, यहां डाला। तो इसके अंदर दो केंद्र होते हैं इंटरसेक्शन मेथड के अंदर। इंटरसेक्शन मेथड के अंदर एक और है मालारेख विधि, रेडियो परगामी विधि, है ना। तो जो मालारेख विधि होती है उसको चक्र के रूप में होता है, जैसे मैं डायग्राम के द्वारा समझाऊंगा आपको। ये है मालारेख विधि, लिख रखा है यहाँ पे मालारेख विधि। जैसे ए स्टेशन, बी, सी, डी, ई, ये प्रक्रिया साथ चलती रहती है। एक से अधिक हो गया, सेम प्रक्रिया होगी, बी पे गए, है ना, वही सी पे गए, वही समतलीकरण, केंद्रीकरण, पश्चिम दृष्टिपात, फिर जहां से शुरू होता है वहीं पे आके वापस रुक जाया जाता है। तो ये विधि है और इसमें भी प्रतिच्छेदन डाला जाता है, दूरियां नहीं मापी जाती। और एक और है रेडियो परगामी विधि, इसमें भी एक से अधिक केंद्र होते हैं। देखोगे एक से अधिक केंद्र होते हैं इसके अंदर भी, ये भी इसी तरीके से होती है, एक से अधिक केंद्र होते हैं। तो ये था अपने प्लेन टेबल सर्वे का समपटल सर्वेक्षण। इसके उपकरणों के बारे में अपन ने चर्चा कर ली। यहां से देखो एक क्वेश्चन बन सकता है, थ्योरी में से ही बनेगा, या तो दूरी वगैरह कन्वर्ट करा रहे, बेस लाइन के बारे में पूछ ले, ट्रप कंपास के बारे में पूछ ले, है ना, विधियों के बारे में पूछ ले, समतल जगहों के लिए कौन सी है, बड़े क्षेत्रों के लिए कौन सी है, छोटे क्षेत्रों के लिए कौन सी है। तो सीधी सी विधियां हैं, एक बार देख लेना, और जहां कोई थ्योरी का पार्ट मिले एक बार समझ लेना। जिन्होंने कर रखा है, देख रखा है, उनके लिए तो बहुत अच्छा है, और जो पहली बार है देख रहे हैं वो थोड़ा सा समझने में दिक्कत होगी। तो मैं एक और छोटा सी बात सजेस्ट करूंगा आप लोगों को, एक 10, 20, 30 मिनट का कहीं से यूट्यूब पे वीडियो देख लेना। सर्वे करते हुआ गया, बहुत से लेक्चर्स ने बना रखा है, कॉलेज या स्कूल लेक्चर्स ने बना रखा है, तो उससे थोड़ा सा आप लोगों को और समझ में आ जाएगा। विधियां याद रखनी है, तो आशा करते हैं बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इसी तरीके से अपनी क्लासें चलती रहेंगी। अब जो कार्टोग्राफी से संबंधित है वो एक मीन मीडियन मोड और मानक विचलन वाला पार्ट बचा हुआ है, वो भी मैं करवा दूंगा। एक और है, अपन एक 4 टेस्ट लेके आ रहे हैं। संपूर्ण भौगोलिक चिंतन का टेस्ट लेके आ रहे हैं, ठीक है। फिर एक कार्टोग्राफी का संपूर्ण का लेके आ रहे हैं। एक जो पीजी वाले यूनिट्स हैं, आर्थिक भूगोल, राजनीतिक भूगोल, जनसंख्या भूगोल, है ना, ये वाला पीजी वाला जो सिलेबस है उसका पूरा एक टेस्ट लेके आ रहे हैं। और एक लेके आ रहे हैं मानव भूगोल का, कक्षा 12 की किताब है। यहाँ से आप मोटा मोटा आइडिया लगाओगे
तो 60 से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। कितने क्वेश्चन आने वाले हैं? 60 से 70 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इनका उसी दिन, जिस दिन टेस्ट लेंगे उसी दिन अपन लाइव क्लासेज के अंदर उसका सॉल्यूशन भी करवा देंगे। और बहुत अच्छे क्वेश्चन बनाए गए हैं, ऐसा नहीं है कहीं से उठा लिया, कट कॉपी पेस्ट कर लिया, वो वाला नहीं है। बहुत सारे क्वेश्चन बनाए भी गए हैं और बहुत सारे क्वेश्चन पीछे के भी हैं, एग्जाम में आए हुए हैं। 150 के लगभग क्वेश्चन मिलेंगे इस टेस्ट के अंदर आपको। कितने क्वेश्चन मिलेंगे? 150 क्वेश्चन मिलेंगे आपको। तो मेरी क्लास को लाइक किया करो, शेयर किया करो, सब्सक्राइब किया करो। मिलते हैं नई क्लास के साथ। थैंक यू।